ऐसा मोतियाबिंद का चिकित्सा होती है ना हॉस्पिटल्स में, सदन में मोदियाबिंद अंधभक्त कई लोग बैठे हैं, उनको नजर नहीं आती है। जो अंधभक्त होते हैं ना, जिनको जानकारी कुछ होता नहीं है और देख नहीं सकते हैं कि चंदा चोरी का मामला क्या हो रहा है, ब्रिज फेल हो रहा है, बच्चों को मारपीट होती है, तो ये सब समस्या कईयों को नजर नहीं आती है, तो उस बीमारी को कहते हैं मोदियाबिंद। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। इस सरकार को मोदियाबिंद हो गया है। मोतियाबिंद क्या होता है ये तो आप जानते हैं, लेकिन रेणुका चौधरी, कांग्रेस पार्टी की नेता और सांसद, उन्होंने बताया मोदियाबिंद क्या होता है। मोतियाबिंद में आदमी को दिखना बंद हो जाता है और मोदियाबिंद में जो इंसान है उसकी आंखों पर एक ऐसा चश्मा, बाकायदा उनके चश्मे पर मोदियाबिंद लिखा हुआ है, आप तस्वीर में देख रहे हैं, जिसमें अंधभक्ति इस स्तर पर पहुंचती है कि आपको ये नजर नहीं आता कि मंदिर में जो चोरी हो रहा है चंदा, इसके अलावा पुल टूट रहे हैं, क्या कुछ आस-पास आपके बिखर रहा है। और उनसे पूछा कि आप संसद में जाएँगी इसको लगाकर? तो उन्होंने कहा हाँ, क्योंकि संसद में भी अंधभक्तों की कमी नहीं है। मुझे उनके इस मज़ाक पर हँसी आई भी और साथ-साथ मैं हैरान हो गई कि सोचिए इस बात को कुछ हफ़्ते पहले, सिर्फ़ 50 दिन पहले की भी कहानी आप सोचिए, क्या किसी की मजाल थी हमारे मोदी जी के खिलाफ कोई एक शब्द कहे? मोदी जी ने अपने को उस स्तर पर आगे बढ़ा दिया था जहाँ पर वो सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं, सिर्फ एक नेता नहीं, एक इंसान नहीं, खुद उन्होंने कहा कि वो नॉन बायोलॉजिकल हैं। वो प्राकृतिक नहीं है, प्राकृतिक रूप से उनको पैदा नहीं किया गया। तो वो व्यक्ति जो अपने को न सिर्फ कि एक राजा, एक हिंदू सम्राट की तरह पेश कर रहा था, बल्कि कभी-कभी तो लगता था कि मोदी वो भगवान बन गए हैं जिनकी सिर्फ आरती उतारी जा सकती है, उनसे सवाल नहीं किए जा सकते, उनसे सिर्फ गुजारिश की जा सकती है, उनसे जवाबदेही नहीं मांगी जा सकती। आज हम उस दौर में जी रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी के, जी हाँ, जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के बाद उस दौर में जी रहे हैं जहां असली अच्छी तरह ये पता चल गया है कि असली पप्पू कौन है। द वायर में ये शानदार आर्टिकल अंग्रेजी में लिखा हुआ आप ज़रूर पढ़ें, लेकिन मैं आपको इन राइटर की कुछ पंक्तियां भी आपको सुनाऊंगी और साथ साथ आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप ये देखिए, एक तरफ ये दूसरा पप्पू देखिए आप, असली पप्पू, जी हाँ, जिनको पप्पू कहा गया था, जिनको एक फैक्ट्री में बाकायदा तैयार की गई एक पप्पू की इमेज। पप्पू यानी एक ऐसा व्यक्ति जो कद का छोटा है, नाटा सा है, घर में छोटा है, उसके अंदर कोई अक्ल नहीं है, कोई सलाहियत नहीं है, कोई शऊर नहीं है, कोई ज़िंदगी जीने का उसको तरीक़ा नहीं मालूम। राजनीति तो भूल जाइए, प्रधानमंत्री, मंत्री तो भूल जाइए, वो ये भी नहीं जानता उसको ज़िंदगी कैसे गुज़ारनी है, उसे जीवन का कोई ज्ञान नहीं है। पप्पू, जी हाँ, पप्पू की जो छवि बनाई गई थी, इस पप्पू को देखिए आप। प्रयागराज में राहुल गांधी की ये शानदार रैली, जिसमें लाखों की तादाद में युवा उत्तर प्रदेश में, उस उत्तर प्रदेश में पहुंचे हैं और जहां भीषण बारिश हो रही थी, तूफान जैसी स्थिति थी, और योगी आदित्यनाथ का प्रशासन, जो अगर आप जाते हुए भी दिख गए तो फिर आपकी खैर नहीं, उसके बावजूद भी तमाम तरह का रिस्क लेकर यहाँ आप देख रहे हैं लाखों की तादाद में। खबर ये कि कई लाख युवा पहुंचा राहुल गांधी की इस रैली में या इस उनके जलसे में भाग लेने के लिए। अब दूसरी तरफ आप ये देखिए, नरेंद्र मोदी को किस तरह से उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, कैसे रिडिक्यूल किया जा रहा है। मोदी बिल्कुल एक हारे हुए, थके हुए एक ऐसे सम्राट, एक ऐसे व्यक्ति की तरह दिख रहे हैं जो जानता है कि वो ये जंग हार चुका है, लेकिन किसी भी तरह उसको कबूल करने को तैयार नहीं है। नरेंद्र मोदी ने बुलाया मेटा के ऑफिसर्स को, यानी वो लोग जो कि फेसबुक, व्हाट्सएप और खासकर सबसे बड़ी जो दुश्मनी की जड़ है वो है इंस्टाग्राम, उनके अधिकारियों को बुलाया और कहा कि मार्क ज़करबर्ग को माफ़ी मांगनी होगी, उन्होंने मेरी एक पोस्ट फेसबुक पे कुछ घंटे के लिए कैसे हटा दी। लेकिन असली जो मसला था वो उस फेसबुक की वो पोस्ट नहीं जो नरेंद्र मोदी की कुछ घंटे के लिए हटाई गई थी। जो असली फांस थी वो ये कि इंस्टाग्राम मैसेज भी बन गया है, मैसेंजर भी बन गया है, इनकलाब का एक नया जरिया बन गया है। नरेंद्र मोदी ने देखा कि कैसे बीजेपी और आरएसएस की 100 साल की मेहनत इस युवा पीढ़ी को तैयार करने की, जो हिंदू राष्ट्र बनाएगी, बनाना था उसको हिंदू राष्ट्र, लेकिन वो पहुंच गया और मांगने लगा नरेंद्र मोदी के मंत्री का इस्तीफा नहीं, खुद नरेंद्र मोदी का इस्तीफा। तो इसका गला घोटने के लिए इंस्टाग्राम का, वो इंस्टाग्राम से कहा गया और सीधे तौर पे अब हम ये देख रहे हैं, द वायर की रिपोर्ट देखिए आप, कि इतनी बड़ी तादाद में पोस्ट को और बाकायदा अकाउंट्स को सस्पेंड किया जा रहा है, पोस्ट को डिलीट किया जा रहा है, कि इसको गिनना मुश्किल है, इसका रिपोर्टिंग करना मुश्किल है। खुद द वायर की भी बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं जो पुरानी पोस्ट भी थी, जिनको डिलीट करवा दिया गया, जिनको, और अकाउंट्स ऐसे हैं कई जो आम लोग बता रहे हैं, क्रिएटर्स बता रहे हैं कि उनको सस्पेंड किया जा रहा है।
तो आप ये सोचिए कि एक ऐसा व्यक्ति जिस पर एक व्यक्ति के हंसने से शुरू होता है, एक व्यक्ति मजाक उड़ाता है, मखौल उड़ाता है, और फिर उसके बाद पूरे उस सभागार में हंसी की जो गूंज है वो गूंज थमती नहीं है। तानाशाह अपने कानों पर दोनों हाथ रखता है, अपनी आंखों को ढक लेता है, लेकिन ना तो वो गूंज उसको सुनाई देनी बंद होती है, ना वो आग दिखाई देनी बंद होती है। वही हालत नरेंद्र मोदी की हो गई है कि वो नरेंद्र मोदी जिनको मैंने कहा, आप देखिए ये 2024 का ही, यानी एक साल कुछ दिनों पहले का, 1.5 साल पहले की ये वीडियो है। नरेंद्र मोदी जब पहुंचे थे राम मंदिर के उद्घाटन के लिए, वहाँ पर वो जो है उस पूजा के, जो मंदिर के इनॉग्रेशन की पूजा थी, उसके जजमान भी थे वो, यानी उसके होस्ट भी थे। उस नरेंद्र मोदी से इस नरेंद्र मोदी को कंपेयर कीजिए, और नरेंद्र मोदी अब अपने मंत्रियों से कह रहे हैं कि आप इंस्टाग्राम पे आइए। इधर आप देखिए राहुल गांधी जब एक पोस्ट डाल देते हैं तो हज़ारों की तादाद में आकर लोग कमेंट्स करते हैं, और वो जो युवा पीढ़ी है, खासकर जो नरेंद्र मोदी की सताई हुई पीढ़ी है, वो राहुल गांधी के साथ लामबंद है। एक तरफ आप ये देख रहे हैं, और दूसरी तरफ देखिए कि नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों से कहा कि इंस्टाग्राम पे आप अपने अकाउंट बनाइए, तो वो उन्होंने बनाए या नहीं बनाए तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी सुरूर सेल्फी मोड में वीडियो लेकर हाजिर हो गए, और वीडियो अब एक नया हथियार बन गया इस जेंजी के लिए और ज़्यादा मजाक उड़ाने के लिए। ये जेंजी ना तो नरेंद्र मोदी को भगवान मानता है, ना नरेंद्र मोदी को सम्राट मानता है। नरेंद्र मोदी को वो सिर्फ नरेंद्र मोदी, भारत का चुना हुआ, हमारे वोट से चुना हुआ प्रधानमंत्री, यानी सिर्फ एक नेता के तौर पर, एक सेवक के तौर पर मानती है। उसे लगता है कि शायद जेंजी ने प्रधानमंत्री की उस बात को, जिसमें वो अपने आप को प्रधान सेवक कहते रहे हैं, उस बात को शायद बहुत सीरियसली ले लिया। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ कि जितने तरह से इसको बंद करने की, कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, उतना ज़्यादा खतरनाक हो रहा है। ये यहाँ पर लेखक जो है इस आर्टिकल के, वो कहते हैं कि एक तरह का पंचिंग बैग राहुल गांधी को बना दिया गया था। हर चीज़ के लिए राहुल गांधी जिम्मेदार है। जब तक, यानी लिबरल खेमे में भी कहते थे कि जब तक राहुल गांधी यहाँ पर मौजूद हैं भारतीय राजनीति में, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता के तौर पर, तब तक कांग्रेस पार्टी का कुछ नहीं हो सकता। अब वही पंचिंग बैग, अब वही पप्पूफिकेशन, पप्पूकरण हो गया है। यानी असली पप्पू कौन है? असली पप्पू नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी इस आंधी को, इस बाढ़ को, जो सैलाब आ गया है, जो लोग उनसे नाराज़ नहीं हैं, उनसे खफा नहीं है, सिर्फ उन पर हंस रहे हैं। नरेंद्र मोदी जितना भी अपने कानों पर हाथ रख रहे हैं, अपने आंखों पर हाथ रख रहे हैं, ये आवाज़ें कम नहीं हो रही हैं और ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, और ज़्यादा कहीं ना कहीं मैं कहूँगी ये एक पूरा जो माहौल है इस तरह से बढ़ रहा है। तो आप ये देखिए रिवर्स में पप्पुआइजेशन हुआ है नरेंद्र मोदी का। जो कमेंट सेक्शन है उसमें देख रहे हैं, वो देखिए आप कि किस तरह से जो हिंदुत्व की पूरी विचारधारा, हिंदुत्व यानी हिंदू धर्म नहीं, हिंदुइज्म नहीं, हिंदुत्व यानी पॉलिटिकल हिंदुइज्म, एक ऐसा धर्म बनाने की कोशिश जिसके आधार पर राजनीति की जाएगी। यही जो कि सावरकर और गोलवरकर जो आइडियोलॉग हैं आरएसएस के और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के, उन्होंने बताया। अब हिंदुत्व की एक व्यक्ति की छवि कैसे हो गई है, वो बता रहे हैं कि एक अग्रेसिव मेल की छवि हो गई है, जो तिलक या टीका लगा के घूमता है और किसी न किसी संगठन से उसका संबंध है, यानी बजरंग दल या वीएचपी, इस तरह के लोगों से, और महिलाओं को धमकी देता है, महिलाओं के लिए भद्दी भद्दी गालियाँ वो देता है। इसके अलावा विजिलेंटी वायलेंस, यानी कि पूरे तरीके से कानून व्यवस्था में उसका कोई यकीन नहीं, यानी कि एक ऐसा दीवाना जो इस तरह के भगवा कपड़े पहनकर तिलक लगाकर सड़क पे घूमता है, जिसका हमारा जेंजी मजाक उड़ाता है। हमारा जेंजी वो भगवा सिपाही नहीं है, उसका एक बड़ा तबका, मैं ये कहने में थोड़ा सावधानी बरतना चाहती हूँ कि एक बड़ा तबका, क्योंकि आप ये देखिए ये कांवड़ियों को आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये कांवड़िए भी तो हमारे ही जेंजी हैं, यही तो हमारी वो नस्ल है जिसे इस देश को आगे बढ़ाना था। लेकिन सोचिए सड़कों पर नाच रहे हैं, लोगों को मारपीट कर रहे हैं, खासकर मुसलमानों को पीट रहे हैं। उनके लिए सरकार उनको दामाद बना रही है, सरकारी दामाद, और उनके लिए पूरे के पूरे हाईवे बंद कर रही है। उनकी ज़िंदगी में ना कोई पर्पज़ है, ना ऑब्जेक्टिव है। किसी बड़े नेता का जो बेटा है वो कांवड़ नहीं बन रहा है। मैंने वही कहा, भक्ति में तो शक्ति है, भक्ति बहुत अच्छी चीज़ है, आस्था बहुत अच्छी चीज़ है, जब तक ये समाज के लिए हानिकारक ना हो, हमारे लिए हानिकारक ना हो। अब समाज और ख़ुद हमारा युवा किस तरह से भटक कर उसे कांवड़ बनाया जा रहा है, कांवड़िया बनाया जा रहा है। आप ये देखिए कांवड़ लेके चल रहा है हमारा कांवड़िया। तो ये भी लोग हैं, लेकिन बड़ी तादाद अब इन लोगों की है जो जवाबदेही मांग रहे हैं। अब ये देखिए, आप कॉकरोच जनता पार्टी जब लॉन्च हुई थी, लेखक याद दिलाते हैं, तो किसी ने भी इसकी सीरियसली नहीं लिया था। आप यकीन जानिए मैंने भी नहीं लिया था। मैं 2-3 चीज़ों पे मुझे बड़ा ही शक था। एक तो बात ये थी कि भाई आप मुझे बताइए कि आपकी पॉलिटिक्स क्या है, क्या आप कोई गैर राजनीतिक आंदोलन करना चाहते हैं? क्या ऐसा भी संभव है कि किसी आंदोलन की कोई राजनीति ना हो?
ऐसा लगा कि यही जो आइडियोलॉजिकल स्टैंड उन्होंने बहुत साफ तौर पे नहीं लिया, वो उनकी एक तरह से एक ताकत बन गई, क्योंकि वो लोग भी जो अपने को किसी खेमे में नहीं देखना चाहते थे, कोई राइट विंग या लेफ्ट विंग, वो भी एक साथ जुड़कर आ गए और उन्हें एक तरह से एक सुविधा हुई, एक कंफर्ट का एहसास हुआ कि बिना लेबल लगाए हुए वो इसमें हिस्सा ले सकते हैं, क्योंकि पूरे तरीके से जो मांगे थी वो सरकार की जवाबदेही के लिए थी और लोग इससे जुड़ते चले गए। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। किस तरह से ये कारवां बना, ये सिर्फ जवाबदेही के लिए, इसमें कोई आइडियोलॉजी हो भी ना भी हो, तब भी उसके बावजूद भी जवाबदेही लेना, यही तो विचारधारा है, यही तो राजनीति है। तो यहाँ पर याद दिला रहे हैं वो कि जंतर मंतर में जून में जब ये जुटे थे, तो बहुत मैंने कहा उन स्केप्टिक्स में, जो लोग इनको सीरियसली नहीं ले रहे थे या जानना चाहते थे, कि मैंने, आपको याद है, अभिजीत दीपके, सौरभ दास, दोनों का मैंने इंटरव्यू किया था और दोनों से काफ़ी कड़े सवाल मैंने पूछे थे। और ये सवाल जाहिर है मैं उनसे आज भी पूछूंगी, जिसमें कहा जा रहा था कि ये तो आम आदमी पार्टी की बी टीम है, हालांकि सोनम वांगचुक एक अच्छे आदमी हैं। ये भी जानना चाह रहे थे कि क्या एक प्रेशर कुकर की सीटी लगाकर और प्रेशर कम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप ये देखिए किस तरह से जो उनकी विचारधारा का जो अभाव था वही सबसे बड़ा उनके लिए हथियार बन गया। ये लेखक कम से कम ये कह रहे हैं, मैं इनकी बात से कमोबेश, पूरी तरह नहीं लेकिन कमोबेश सहमत हूँ। ये बात सच है कि इस तरह से जो उन्होंने एक लिबरल बनाम भक्त का जो हमारे सामने कॉन्ट्रास्ट पेश किया जाता था कि या तो आप नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं या आप नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं, या तो आप लिबरल हैं या आप भक्त हैं। इन दोनों को, लिबरल भी आए, भक्त भी आए, वो लोग भी आए जो ना लिबरल थे ना भक्त थे, और हुआ कुछ यूँ कि एक ऐसा इस्तीफा हो गया जिसके बाद से अब हमारा पूरा जो राजनीतिक चक्र है, खबरों का नहीं, राजनीति का भी जो चक्र है, अब वो पीछे जाने का नाम नहीं ले रहा है। पूरी खबर, यानी इस बात को कई दिन गुजर चुके हैं, आप सोचिए जुलाई से लेकर अगस्त के महीने को भी एक हफ्ते से ज़्यादा गुजर चुका, लेकिन पूरा खबरों का जो हमारा दायरा है, राजनीति का जो दायरा है, वो इससे आगे नहीं बढ़ रहा है। मुझे लगता है भारत एक जंतर मंतर के प्रोटेस्ट से पहले और भारत जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के बाद बहुत कम समय में इतना अचीवमेंट होना ये काफ़ी मुश्किल है। तो अब ये देखिए वो ये कह रहे हैं कि इसको तोड़ दिया, और सीजेपी का जो प्रोटेस्ट था वो, उसमें ये लिबरल या फिर भक्त की जो विचारधारा थी इसको वहाँ पर शामिल नहीं किया गया। सिर्फ ये हुआ कि गवर्नमेंट बनाम कॉकरोचेस, जो भी व्यक्ति खफा था, इस सरकार से जवाबदेही मांगना चाहता था, वो लोग भी जिन्होंने पूरे तरीके से इस सरकार को एक नहीं कई बार वोट किया। मैं तो खुद उन लोगों से मिली वहाँ जंतर मंतर पे, जिनमें से दो तरह के लोग थे। वो भी थे जिन्होंने खुद वोट किया, और वो लोग थे जिनके माँ बाप अभी भी वोट करते हैं, उनके दादा दादी नाना नानी अभी भी वोट करते हैं, और उन्नसे रिवोल्ट करके वो यहाँ पर पहुँचे हुए थे। याद दिलाते हैं ये लेखक की ज़ोहरान ममदानी के इलेक्शन को, कि ज़ोहरान ने ये नहीं कहा कि मैं लेफ़्ट हूँ या मैं लिबरल हूँ, उन्होंने कहा कि मैं एक सोशल डेमोक्रेट हूँ। ये बात उन्होंने ज़रूर कही, लेकिन पूरा जो उनका कैंपेन था वो इसके इर्द गिर्द था कि एक ऐसा शहर जो हमारी पहुंच से बाहर हो रहा है, अंग्रेजी में कहते हैं अफोर्डेबिलिटी, यानी जिसका खर्च मैं नहीं उठा सकता या उठा सकती, और उसी के इर्द गिर्द तमाम लोग उनके साथ जमा हो गए, गर्दिश करने लगे, और फिर उन्हीं लोगों ने गर्दिश करते करते ज़ोहरान ममदानी के लिए वोट दिया। उसी के एक फिनोमेना के तौर पर यहाँ पर ये इसको देख रहे हैं। तो अब देखिए किस तरह से बता रहे हैं लेखक कि मोदी ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल बन गए हैं, एक मजाक का, एक मखौल का पात्र बन गया है वो व्यक्ति जो अपने को सम्राट किया कहा करता था। तो ये पूरे तरीके से जो हज़ारों करोड़ की इंडस्ट्री, हज़ारों करोड़ लगाकर जो नरेंद्र मोदी की एक छवि तैयार की गई थी, वो पूरा जो उनका आभा मंडल था हमारे सामने ऐसा चकनाचूर हो गया है। नरेंद्र मोदी जितना बोलते हैं उतने अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, और इसीलिए मुझे लगता है कि बड़ी अक्लमंदी की बात कर रहे हैं अमित शाह, कि देखिए पार्लियामेंट का पूरा सेशन गुजर गया, अमित शाह ने एक शब्द नहीं कहा, न तो माफ़ी मांगी, न अपना जुर्म कबूल किया कि उन्हीं की पुलिस जो उनके मातहत काम करती है, उन्होंने हमारे छात्रों को ज़ख्मी किया, कई सौ छात्रों को, जिनमें से कई आईसीयू में भी पहुँचे। पैलेट गन्स चलाई गई, AK-47 चलाई गई, इस सब की कोई जिम्मेदारी नहीं ली। अमित शाह ने खामोश रहकर, एक तरह से मैं कहूँगी, अपनी उस पहेली को बाहर नहीं आने दिया। नरेंद्र मोदी जितना बोल रहे हैं उतना ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं, उतना ज़्यादा मखौल का एक तरह से पात्र बन रहे हैं। तो आप ये देखिए कि पूरे तरीके से अब जो बदल रही है चीज़ वो क्या है, वो ये है, अभी तक जो है वो SIR के ज़रिए इलेक्शन को बदलने की कोशिश की जा रही थी, ED, IT और गोदी मीडिया को लगाकर डराने धमकाने की कोशिश की जा रही थी लोगों को ख़रीदने की चुनाव से पहले, और अगर फिर भी चुनाव जीत गया है ऑपोजिशन तो उसके MLAs MPs को ख़रीद कर अपनी तरफ कर रहे थे। पिछले 6 महीने में कितनी पार्टियां टूटी हैं आप सोचिए, TMC से लेकर आम आदमी पार्टी से लेकर और भी कई पॉलिटिकल पार्टियां जिनको
जेडीयू से लेकर जिन पार्टियों को बिल्कुल उनका नामो निशान ऐसा लगता है कि ख़त्म होने के कगार पर था, लेकिन अब नई राजनीति की एक बिसात, नई राजनीति की एक परिभाषा लिखी जा रही है। लेखक कहते हैं कि इस परिभाषा को दीवार पे लिखी हुई ताबीर की तरह समझना चाहिए। नरेंद्र मोदी इस ताबीर को पढ़ने के बजाय एक बिल्कुल बेहोश मदहोश होकर उन अल्फाज को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें धोने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को चाहिए ये कि वो जो दिख रहे हैं ये ताबीर दीवार पर लिखी हुई, उसको पढ़ें और समझें और देखें कि हुजूर वक्त बदल चुका है। आप इस अल्फाज को मिटाएंगे तो ये दोबारा आ जाएंगे, आप 4 को हटाएंगे तो 40 इसको दोबारा लिखने लगेंगे। तो ये पूरे तरीके से ये कह रहे हैं कि जेनजी रिडिक्यूल कर रहा है, सवाल पूछ रहा है और सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी का जो कंट्रोल वाला जो पूरा नेटवर्क है उससे बाहर आ चुका है। और इसमें साफ तौर पे ये भी है, आप देखिए कि जेनजी को भी किस तरह से अप्रोच करने की कोशिश की जा रही है। मोहन भागवत ने भी ये कह दिया कि हम उनके खिलाफ नहीं हैं, वो हमारे खिलाफ नहीं है। एक ट्रिक थी, इसको समझना बहुत ज़रूरी था। इसमें भागवत जी की जो मक्कारी और शातिराना उनकी जो मुस्कुराहट और उनके अल्फाज थे उसको समझना ज़रूरी है। लेकिन आप देखिए रमेश बिधूड़ी, मैं तो कहती हूँ कि कितने सभ्य तरीके से अपने भागवत जी बोल रहे थे। रमेश बिधूड़ी नहीं होते तो हमें पता ही नहीं चलता कि असली बदसूरत चेहरा क्या है इस पॉलिटिकल पार्टी का। वो कहने लगे जंतर मंतर पर कोई भी सभ्य घरानों के लोग नहीं थे, वो तो सिर्फ पंक्चर बनाने वाले और ताला बनाने वालों के बच्चे थे। उन्हीं की औलादें थीं, उन्हीं की नस्ल थी। यही बदसूरत चेहरा है बीजेपी का, क्योंकि इसके बाद से मैंने नहीं सुना कि उनको इस बात का कोई पनिशमेंट दिया गया। आखिर में बहुत महत्वपूर्ण बात कि जो लोकतंत्र की लड़ाई है उसके लिए 5 बड़े मुद्दे, और मैं याद दिलाना चाहती हूँ, और अच्छा हुआ कि याद दिलाया इन लेखक ने इस बात के लिए कि क्या सीजेपी ने मांगे रखी थी। तो वो कह रहे हैं पहली मांग है रिटायर्ड जजों को राजनीतिक इनाम बंद हो, यानी जब वो रिटायर्ड हो जाएं तो उसके बाद जो उनका पुनर्वास होता है, उनको जो पद दिए जाते हैं वो बंद होना चाहिए। नंबर 1, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। जाहिर है वो उस वक्त जबकि वो होते हैं उस पद पर, जब उन्हें फैसले देने होते हैं महत्वपूर्ण, तो वो नहीं देते, क्योंकि सोचते हैं कि किसी कमीशन का चेयरपर्सन बना दिया जाएगा, कोई राज्यसभा का टिकट दे दिया जाएगा। इसी लालच में वो कहीं ना कहीं हमारी जुडिशरी को स्वतंत्र नहीं रहने देते हैं। दूसरी बड़ी बात आ गई कि वोटर हटाने पर अफसरों की जवाबदेही। जी हाँ, एसआईआर का जो पूरा प्रोसेस चल रहा है, आप जानते हैं पूरे देश में कितना आतंक है इसको लेकर। पश्चिम बंगाल और बिहार के चुनाव, असम के भी चुनाव हमारे सामने, उसके नतीजे साफ तौर पर दिख रहे हैं। ये वो नतीजे नहीं हैं जो कानूनी रूप से होने चाहिए थे। अगर ये स्वच्छ और स्वस्थ तरीके से ये चुनाव होता तो बिना सत्यापन के और फिजिकल जो सर्वे है उसके लाखों वोटरों के नाम हटाने वाले जो सीईसी हैं और वरिष्ठ चुनाव अधिकारी हैं, उनकी आपराधिक जिम्मेदारी तय हो। बहुत महत्वपूर्ण है ये और बहुत मुश्किल नहीं है ये बहुत ही प्रैक्टिकल मैं कहूँगी मांगे हैं। तीसरी बात, वोटरों की जो शिकायत है 48 घंटे में उसका निपटारा होना चाहिए। और सीजेपी के मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट में जो नाम कटने की गड़बड़ी की शिकायत पर चुनाव आयोग को 48 घंटे के भीतर एक्शन लेना होगा। ये बहुत बड़ी कोई बात नहीं है। सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि शुरुआत है, पहला विकेट गिरा है, यानी लड़ाई अभी एक व्यक्ति और सिर्फ एक फैसले तक ये पूरे तरीके से सीमित नहीं है। और अब ये सीधे तौर पर ये तय हो चुका है ये बात कि जिस पप्पू को बनाने की कोशिश की गई, अब देखिए हालात ऐसे हैं कि पप्पूफिकेशन, पप्पूकरण एक ऐसे व्यक्ति का हो गया जिसको अब तक हम एक सम्राट समझ बैठे थे कि वो नेता से ऊपर आ चुके हैं, नॉन बायोलॉजिकल। असली पप्पू, तो असली पप्पू कौन है? असली पप्पू आज के नरेंद्र मोदी हैं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।